जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जनरल स्टडी मोड में। चलिए हम लोग क्लास शुरू करेंगे। आज हम लोग का जो होगा प्रैक्टिस सेट वह 17वां होगा। रिमाइंडर का सामान्य विज्ञान का आप लोग देख रहे होंगे कि रिमाइंडर सामान्य विज्ञान का आज हम लोगों का 17वां क्लास होगा। 17वां प्रैक्टिस सेट हम लोग आज करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और शुरू करते हैं। और आप लोगों को अगर PDF इसका चाहिए तो वीडियो के नीचे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम चैनल का, उससे आप ज्वाइन करके और डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एक नंबर प्रश्न है आपका कि वह विज्ञान जो मृदाओं की उत्पत्ति, लक्षणों तथा उपयोगों की विवेचना करता है क्या कहलाता है। वह विज्ञान जो मृदा यानी कि मिट्टी की उत्पत्ति, लक्षणों तथा उपयोग की विवेचना करता है उसे क्या कहते हैं, उसका अध्ययन क्या कहलाता है। क्या हो जाएगा आंसर इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा पेडोलॉजी। पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा संबंधित अध्ययन किया जाता है, पेडोलॉजी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका 2 नंबर प्रश्न है कि दूध से दही बनाने वाली जीवाणु का क्या नाम है। दूध से दही बनाया जाता है तो उसमें कौन सी जीवाणु के कारण वह दूध जो है वह दही बन जाता है। दूध से दही बनना कौन सा अभिक्रिया है, तो रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया है। और किस बैक्टीरिया के कारण बन जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा बैक्टीरियम लैक्टेसी एसिटाई। बैक्टीरियम लैक्टेसी एसिटाई नामक जीवाणु के कारण क्या होता है, दूध से दही में परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है डीएनए का संश्लेषण किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। डीएनए के संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कार्नबर्ग ने किया था, कार्नबर्ग ने। और डबल हेलिक्स मॉडल जो होता है डीएनए का वो किसने दिया था, वाटसन और क्रिक ने दिया था डबल हेलिक्स मॉडल। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका 4 नंबर है। 4 नंबर प्रश्न है कि स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है। स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाया जाता है। इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा क्रोमियम, यानी कि क्रोमियम की मात्रा बढ़ाने से स्टील में कठोरता बढ़ जाता है। अगला प्रश्न आपका 5 नंबर प्रश्न है आपका क्रोमेटोग्राफी की तकनीक से क्या करते हैं, यानी क्रोमेटोग्राफी की तकनीक से क्या किया जाता है। ऑप्शन ए में रंगीन पदार्थ की पहचान करना, बी में पदार्थों की संरचना का निर्धारण करना, सी में रंगीन पदार्थ का प्रभाजी आसवन, और डी में मिश्रण से पदार्थों को अलग करना तथा उनका विश्लेषण करना। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा मिश्रण से पदार्थ को अलग करना और उसका विश्लेषण करना। मिश्रण से पदार्थ को अलग करना और उसका विश्लेषण करना क्रोमेटोग्राफी की तकनीक है। अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है आपका। प्रश्न है कार की बैटरी में प्रयुक्त अपघट्य क्या होता है। कार की बैटरी में प्रयोग किए जाने वाले अपघट्य क्या है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। कार की बैटरी में शीशा संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका 7 नंबर प्रश्न है आपका विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, एस्कॉर्बिक अम्ल। और टार्टेरिक अम्ल किसमें, टार्टेरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, अंगूर में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न है कि दूध उदाहरण है। दूध किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए में विलियन का, बी में क्लोराइड विलियन का, और देख लेते हैं ऑप्शन इसका विलियन, क्लोराइड विलियन, और इसका क्या है ऑप्शन इमल्सन जेली। क्या हो जाएगा आंसर इसका, दूध किसका उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा इमल्सन का। दूध किसका उदाहरण है, इमल्सन का। 9 नंबर देखेंगे। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है। धोने का यानी कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। और ये जो है ऑप्शन ए में है सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसे क्या कहेंगे, बेकिंग सोडा यानी कि यह खाने वाला सोडा है। अगला प्रश्न देखेंगे।
अगला प्रश्न है 10 नंबर, निकट दृष्टि दोष के संबंध में कौन सा कथन गलत है। निकट दृष्टि दोष के संबंध में कौन सा कथन गलत है, देख लेंगे इसका आंसर। ऑप्शन ए में है, इसमें नेत्र गोलक कुछ बड़ा हो जाता है जिससे वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर पहले ही बन जाता है। यानी कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर बनता है, लेकिन उससे अगर पीछे ही बन जा रहा है तो उसे क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। तो ये सही कह रहा है इसमें, तो ये इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखना है कि कौन सा गलत है। अगला देखेंगे ऑप्शन, अगला आपका बी है। बी ऑप्शन में क्या है कि इस दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, ये भी सही है आपका। सी में है, इस दोष को उचित पावर के लिए अवतल लेंस का चश्मा प्रयोग किया जाता है, ये भी आपका सही है। तो इसमें गलत पूछा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखेंगे 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न आपका, किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार की होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न होती है। एक बार फिर से देख लेते हैं, किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार की होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न होती है, जिसके कारण यह उत्पन्न होती है। यह किसका नियम है। 11 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका लेंस का नियम। क्या हो जाएगा आंसर इसका, सी हो जाएगा, लेंस के नियम पर आधारित है, लेंस के नियम पर आधारित है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि यूरोपा और टाइटन क्रमशः किन ग्रहों के उपग्रह है। यूरोपा और टाइटन उपग्रह है, किस ग्रह का उपग्रह है बताना है यहाँ पर। ऑप्शन ए में मंगल और बृहस्पति। सबसे पहले देखेंगे ये टाइटन जो है, टाइटन किसका है, शनि का उपग्रह है। तो शनि इसमें देख लेते हैं, शनि कहाँ है, सेकेंड नंबर में शनि होना चाहिए, तो शनि केवल ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में है, सेकेंड नंबर में शनि। और बृहस्पति का हो जाएगा यूरोपा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि हीलियम की खोज किसने की थी। हीलियम का खोज किसके द्वारा किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा 13 नंबर का, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, लोकियर। लोकियर के द्वारा हीलियम की खोज की गई थी। और हाइड्रोजन का हेनरी क्वेंडिस के द्वारा खोज किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है 14 नंबर। प्रश्न निम्नलिखित में से रेड लेड के रूप में किसे जाना जाता है। रेड लेड के रूप में किसे जाना जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, Pb3O4। Pb3O4 यानी कि लेड परऑक्साइड, इसका नाम क्या है, लेड परऑक्साइड। और इसको रेड लेड को और किस नाम से जाना जाता है, रेड लेड को और किस नाम से जाना जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा लाल सिंदूर। लाल सिंदूर के नाम से भी जाना जाता है इसे। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न आपका 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है, पिच ब्लेंड किसका अयस्क है। पिच ब्लेंड किसका अयस्क है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, रेडियम। रेडियम का अयस्क है पिच ब्लेंड। और एल्युमिनियम का क्या होता है, बॉक्साइट होता है, बॉक्साइट होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, लोहे का आप जानते हैं, लोहे का क्या होता है, लोहे का बहुत सारा इसका ऑक्साइड होता है, अयस्क होता है। जैसे लोहे का जो सबसे मुख्य इसका अयस्क होता है वो कौन सा होता है, हेमेटाइट होता है, हेमेटाइट। उसके बाद होता है क्या, हेमेटाइट होता है। उसके बाद होता है सीडेराइट, सीडेराइट होता है, हेमेटाइट, सीडेराइट, ये सब लोहे का अयस्क है। अगला प्रश्न है 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के पास लाने में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के पास लाने में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के पास लाने से क्या होता है, उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका 17 नंबर। सीवी रमन को किसके विशिष्ट अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। सीवी रमन को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वह किसके अध्ययन के लिए मिला था। क्या हो जाएगा आंसर इसका 17 का, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रकाश प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए। प्रकाश प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि सिंदूर यानी कि वर्मिलियन का रासायनिक नाम क्या है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है। लाल सिंदूर अलग होता है और सिंपल ये सिंदूर जो होता है वर्मिलियन वह अलग होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। सिंदूर जो होता है क्या होता है,
लेड पेरोक्साइड होता है, लाल सिंदूर। और ये वाला सिंदूर जो है इसका नाम क्या है, वर्मिलियन है। इसका क्या क्या होता है रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, HgS होता है, HgS, मर्क्यूरिक सल्फाइड। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि विटामिन के का कार्य क्या होता है। विटामिन के का कार्य क्या होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन के क्या करता है, रक्त को थक्का जमाने में सहायता करता है, रक्त को थक्का जमाने में सहायता करता है। अगला प्रश्न है 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि तिल्ली यानी कि स्प्लीन को क्या कहते हैं। स्प्लीन को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है WBC का शमशान घाट, नहीं होगा ये वाला। बी में है रक्त बैंक, हो जाएगा आंसर। और सी में है RBC का शमशान, ये भी हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा आंसर, डी। उपयुक्त में से बी और सी दोनों। यानी कि तिल्ली को क्या कहते हैं, रक्त बैंक भी कहते हैं, और RBC का कब्रिस्तान या शमशान भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से एक नया पादप वर्ग बनता है, उसे क्या कहते हैं। कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से एक नया जीव जो बनता है, पादप वर्ग जो बनता है, उसे क्या कहते हैं। क्या हो जाएगा आंसर इसका, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, लाइकेन। लाइकेन यानी लाइकेन जो है वह कवक और शैवाल का सहजीवी है। क्या है, सहजीवी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि जल में विलेय विटामिन कौन सा है। जल में विलेय विटामिन यानी कि विटामिन जो है वह दो भाग में होता है, एक जल में विलेय होता है और एक वसा में विलेय होता है। जल में विलेय होता है और वसा में विलेय होता है। तो वसा में विलेय कौन सा होता है, KDA, KEDA। विटामिन के, विटामिन डी और विटामिन ई और ए, यानी कि 4 होता है वसा वाला, और 2 जो होता है जल वाला, बी और सी होता है। कौन होता है, बी और सी। विटामिन बी और सी होता है, जल में विलेय होता है और वसा में विलेय होता है, KEDA। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है आपका 23 नंबर। चलिए 23 नंबर प्रश्न है आपका कि इनमें से किसकी तरंगे दैर्घ्य दीर्घतम है। किसकी तरंगे दैर्घ्य जो है वह दीर्घतम यानी सबसे अधिक है। क्या हो जाएगा आंसर इसका, तरंग दैर्घ्य जो होता है सबसे अधिक वह दीर्घ तरंग का होता है। किसका, दीर्घ तरंग का होता है। लेकिन दीर्घ तरंग इसमें नहीं है, तो क्या हो जाएगा आंसर, उसके पहले वाला हो जाएगा अवरक्त किरण हो जाएगा, अवरक्त किरण। यानी कि सबसे अधिक अगर पूछेगा तो दीर्घ तरंग हो जाएगा, लेकिन अगर ये नहीं है तो उसके बाद इस ऑप्शन के हिसाब से अवरक्त विकिरण हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है आपका 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि मानव कपाल में अस्थियों की संख्या कितनी होती है। मानव कपाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। 24 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 8। अगला प्रश्न है आपका जल स्रोतों में प्रदूषण निम्न कारणों से बढ़ता है। जल स्रोतों में प्रदूषण जो बढ़ता है वह किसके कारण बढ़ता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पेस्टिसाइड्स से। पेस्टिसाइड्स से जल स्रोतों में प्रदूषण पेस्टिसाइड्स से फैलता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि बैक्टीरिया की एक प्रजाति जो समुद्री जल की सतह पर फैले पेट्रोलियम पदार्थ को विघटित करके अपना भोजन प्राप्त करती है और समुद्री जल को प्रदूषण से मुक्त करने में सहायक होती है। प्रदूषण से मुक्त करने में सहायक होती है। क्या हो जाएगा आंसर इसका, बैक्टीरिया की एक प्रजाति जो समुद्री जल की सतह पर फैले पेट्रोलियम पदार्थ को विघटित करके अपना भोजन प्राप्त करती है। यानी कि बैक्टीरिया की एक प्रजाति है जो समुद्री जल पर फैले पेट्रोलियम पदार्थ को विघटित कर देता है और उससे अपना भोजन प्राप्त करता है और समुद्री जल को प्रदूषण से मुक्त कर देता है। क्या है इसका आंसर, क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप देख लेते हैं पूरा ऑप्शन इसका। ऑप्शन ए में है बैक्टीरियोफो, बी में है सुपरबग, सी में है नॉस्टक और डी में है मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सुपरबग हो जाएगा, सुपरबग। अगला प्रश्न है आपका 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण एक क्या है। प्रकाश संश्लेषण कैसा अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, उदासीन या ताप सुघट्य। क्या हो जाएगा आंसर, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड
कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद फिर जल H2O और प्रकाश क्लोरोफिल, ये सब लगता है। तो प्रकाश क्लोरोफिल जो लेते हैं उसे क्या होता है, ऊष्मा में, प्रकाश से क्या होता है, ऊष्मा मिलता है। और जब ऊष्मा ग्रहण करते हैं उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी कहते हैं। और जो ऊष्मा त्याग करता है उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा क्षेपी कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण कैसा है प्रक्रिया, इसमें ऊष्मा लेते हैं, ग्रहण करते हैं, यानी कि ऊष्मा शोषी है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी। अगला प्रश्न आपका 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है, -150 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान के उत्पादन, नियंत्रण और अनुप्रयोग संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है। -150 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान के उत्पादन, नियंत्रण और अनुप्रयोग संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 28 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रायोजेनिक्स कहलाता है। अगला 29 नंबर क्या है, सूची मिलान करना है। चलिए देख लेते हैं, सूची मिलान करना है। इसमें सूची 1 और 2 दिया गया है, एक में है नियम है, और सूची 1 में नियम है और 2 में वैज्ञानिक का नाम है। मिलान करना है कि कौन सा नियम किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला है प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है वह किसके द्वारा दिया गया था, इसका क्या हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। तो एक का लिख लेते हैं यहाँ पर, एक का 4 हो जाएगा, यानी कि पहला 4 हो गया, इधर से लिखते हैं, ये एक का 4 हो गया। उसके बाद प्लवन पिंड नियम, यह किसने दिया था, यानी कि उत्प्लावन का नियम किसने दिया था, तो आर्किमिडीज ने दिया था। तो बी का क्या हो गया, 5 हो गया। उसके बाद ग्रहीय गति का नियम किसने दिया था, तो केपलर ने दिया था। तो सी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था, तो क्या हो जाएगा, डी का सी हो जाएगा। 3 हो जाएगा हाइजेनबर्ग, तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे। अब क्रम मिला लेंगे, 4 5 1 3, जिसमें 4 5 1 3 होगा वही आंसर होगा। मिला लेते हैं, 4 5 1 3। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं इसका। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, 4 5 1 3, 4 5 1 3। चलिए ऑप्शन डी में देख लेते हैं, क्या है, 4 5 1 3 मिल गया, ये इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है आपका, कोशिका में राइबोसोम का कार्य क्या होता है। कोशिका में राइबोसोम का कार्य क्या होता है, कोशिका में राइबोसोम का कार्य क्या होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30 का आंसर हो जाएगा इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। यानी कि कोशिका में राइबोसोम का जो कार्य होता है वह प्रोटीन का संश्लेषण करने में सहायता करना होता है। अगला प्रश्न है 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा है। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नायलॉन हो जाएगा, नायलॉन। अगला प्रश्न है आपका 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है, एक दाढ़ी बनाने के ब्लेड को जब हल्के से पानी पर रखा जाता है तब निम्न में से किस कारण वह प्लवन करने लगता है, यानी कि उत्प्लावित हो जाता है। यहाँ उत्प्लावन वाला नहीं है, प्लवन करना, यानी कि हल्के से पानी में, अधिक पानी में वो रखते हैं तो तैरने लगता है, वो अलग है और ये अलग है। ये हल्के से पानी में ब्लेड को जब रखा जाता है तो थोड़ा सा वह उठा हुआ प्रतीत होता है और प्लवन करता हुआ प्रतीत होता है। वह किसके कारण, इसमें आप आर्किमिडीज का सिद्धांत नहीं लगा दीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि आहार नाल सामान्यतः बड़ा होता है। आहार नाल सामान्यतः बड़ा होता है किसका, आहार नाल सामान्यतः बड़ा होता है, क्या हो जाएगा आंसर इसका। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, शाकाहारी, यानी शाकाहारियों का आहार नाल जो होता है वह सबसे बड़ा होता है। जैसे खरगोश का सबसे बड़ा होता है आहार नाल। शाकाहारी जितने जीव जंतु है सभी का आहार नाल जो होता है वह बड़ा होता है मांसाहारी या सर्वाहारी की अपेक्षा। अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है आपका। 34 नंबर प्रश्न है कि बीजों को अच्छी तरह परिरक्षित रखा जा सकता है, बीजों को अच्छी तरह से सुरक्षित रखा जा सकता है किस तापमान में। ऑप्शन ए में आपका यही आंसर है, ठंडे एवं शुष्क अवस्था में रखा जाता है। बीज को अच्छे तरह से सुरक्षित रखने के लिए उसे ठंडे एवं शुष्क अवस्था में रखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि एक AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट, यानी परमाणविक द्रव्यमान इकाई जो होता है वह किसके बराबर होता है।
एक परमाणविक द्रव्यमान इकाई किसके बराबर होता है? 35 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 1.6735 गुने 10⁻⁻24। यहाँ तीन अंक तक याद रखेंगे। 1.67 गुना 10⁻⁻24 ग्राम, -24 ग्राम। यहाँ पर ध्यान में देना है कि यह माइनस में होता है 24 ग्राम, 10⁻⁻24 ग्राम। अगला प्रश्न है आपका 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे कर लेता है, ऐसा उसे चोट लगने से बचाता है। यानी क्रिकेट खिलाड़ी जब कैच पकड़ता है, बॉल पकड़ता है तो हाथ थोड़ा नीचे कर लेता है, उससे क्या होता है? उसे चोट कम लगता है। यह किसके नियम पर आधारित है? यह पूछा गया है। क्या होगा आंसर इसका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? यानी कि एक वयस्क मानव के शरीर में रक्त की मात्रा औसतन कितनी होती है? इसका आंसर सी हो जाएगा 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर। अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है आपका। 38 नंबर, पादप में डैश होता है जबकि पशुओं में नहीं होता है। यानी कि पादप में क्या होता है जो जंतु में नहीं होता है, पशुओं में नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा सेलुलोज। सेलुलोज जो होता है वह पादप में होता है, जंतुओं में नहीं होता है। सेलुलोज करने का मतलब है कि कोशिका भित्ति, पादप की जो कोशिका भित्ति बनी होती है वह सेलुलोज की बनी होती है। यहाँ इनडायरेक्ट रूप से लिखा गया है, यहाँ कोशिका भित्ति होना चाहिए, लेकिन कोशिका भित्ति जो बना होता है वह सेलुलोज का बना होता है, इसलिए सेलुलोज लिखा गया है। आंसर हो जाएगा सेलुलोज। अगला प्रश्न है आपका 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका अंतर आणविक बल, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जो होता है वह क्षीण है? क्षीण यानी कि कम है। किसका अंतर आणविक बल सबसे कम है? क्षीण यानी कि कम। क्या हो जाएगा आंसर इसका? इसका आंसर हो जाएगा 39 का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा हीलियम। हीलियम का यानी कि चारों जो ऑप्शन है इसमें, चारों में से हीलियम का जो है अंतर आणविक बल वह कम है। अगला प्रश्न है आपका 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि ऊर्जा का बीमा क्या होता है? ऊर्जा का बीमा क्या होता है? 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा ML2 और T के पावर -2। ML2 और T का पावर क्या हो जाएगा? -2। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि नागफनी के कांटे रूपांतरित है। यानी कि नागफनी के जो कांटे हैं वह रूपांतरित है। किसका रूपांतरित है? तना का, पत्ती का, जड़ का, पुष्प का? नागफनी के कांटे किसका रूपांतरण है? 41 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा पत्ती का। नागफनी के कांटे जो है वह पत्ती का रूपांतरण है। अगला प्रश्न है 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि पोलियो की बूंद किस उम्र में दे सकते हैं? पोलियो की बूंद जो है यानी खुराक किस उम्र से दे सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1 साल। यानी कि यह 6 साल तक दिया जाता है बच्चों को। 6 साल तक दिया जाता है। 6 साल तक के बच्चे को पोलियो की खुराक दी जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 43 नंबर। एक विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ाई जा सकती है। एक विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ाई जा सकती है। ऑप्शन ए में धारा को बढ़ाकर, बी में चक्करों की संख्या को घटाकर, सी में कुंडली के लिए पतले तार का प्रयोग करके, और डी में इसे पूर्व पश्चिम में रखकर। 43 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा धारा को बढ़ाकर, विद्युत धारा को बढ़ाकर विद्युत चुंबक की शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व है। आवर्त सारणी के वर्ग 1 का तत्व कौन सा है? वर्ग की संख्या कितनी होती है आवर्त सारणी में? 18। वर्ग जिसे समूह भी कहते हैं, क्या कहते हैं? समूह की संख्या कितना? 18। और आवर्त की संख्या कितना? तो 7। आवर्त की संख्या 7 और समूह की संख्या 18। तो इनमें से पहला जो समूह होता है, वर्ग होता है, उसमें कौन सा ग्रुप में रहता है? उसमें धातु रहता है, संक्रमण तत्व रहता है, लेंथेनाइट्स रहता है, सामान्य तत्व रहता है। क्या हो जाएगा आंसर इसका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा क्षारीय धातु रहता है।
और 2 में होगा, यानी 2 जो होगा वर्ग वह क्षारीय मृदा धातु रहता है, क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 45 नंबर। 45वां प्रश्न है कि एल्केन का प्रतिनिधित्व करने वाला सामान्य सूत्र कौन सा है। एल्केन का प्रतिनिधित्व करने वाला सामान्य सूत्र कौन सा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 45 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा, CnH2n+2 हो जाएगा। एल्केन का प्रतिनिधित्व करने वाला सामान्य सूत्र CnH2n+2 हो जाएगा। अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न देखेंगे। 46 नंबर प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से निहारिका यानी कि नेबुला किसे कहा जाता है। नेबुला किसे कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तारक पुंज। क्या हो जाएगा, तारक पुंज। निहारिका किसे कहते हैं, तारक पुंज को। अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है तापमान की स्थिरता वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। तापमान की स्थिरता जो है वह वायुमंडल के किस परत में, जैसे वायुमंडल के परत होते हैं समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, किस मंडल में तापमान जो है वह स्थिरता में पाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, समताप मंडल, समताप मंडल। अगला प्रश्न है आपका 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से ज्वार भाटा किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न होता है और आते हैं। ज्वार भाटा जो है वह किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न होते हैं और आते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा 48 का, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होता है और आता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न देख लेंगे। उनचास नंबर प्रश्न है आपका 49 नंबर, अम्लीयता और क्षारीयता से संबंधित पीएच मान की खोज किसने किया था। अम्लीयता और क्षारीयता से संबंधित पीएच मान की खोज किसने किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सोरेनसन ने किया था, सोरेनसन ने किया था। अगला प्रश्न है आपका 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है आपका कि पौधे में जल का परिवहन किस माध्यम से होता है। पौधे में जल का परिवहन किस माध्यम से होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पौधे में जल का परिवहन किस माध्यम से होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका जाइलम हो जाएगा, जाइलम। चलिए आज की क्लास का 17वां प्रैक्टिस सेट का आज लास्ट प्रश्न था। और चलिए अब मिलते हैं अगले क्लास में, और आप लोग देख लीजिएगा वीडियो, और PDF अगर चाहिए आपको तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके और टेलीग्राम लिंक पर ज्वाइन कर लीजिएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए धन्यवाद।